हाँ जी, चलिए तो अभी आगे देखो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है कंपोनेंट्स में वो है द फाइनेंस एक्ट। द फाइनेंस एक्ट, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ ना एक इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है हमारी, अभी इस चैप्टर 1 का पार्ट ही है, वो जब मॉड्यूल में आगे जाके आएगी मैं आपके साथ दोबारा एक बार मॉड्यूल से एज इट इज भी डिस्कस करूंगा वर्ड टू वर्ड। लेकिन एक बार आपको उसका एक ओवरव्यू देना चाहता हूं। देखो इनकम टैक्स में कैसे सिस्टम चलता है, आप सबको ये तो पता ही है कि जो हमारा ईयर होता है, एक हम कह देते हैं कि कैलेंडर ईयर चल रहा है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, है ना, कैलेंडर ईयर बोल देते हैं। एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और वो 31 मार्च को जाके क्लोज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि हमारा जो 1 अप्रैल 2021 को ईयर स्टार्ट हुआ था, फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, तो ये किस डेट को फिनिश होता है? 31 मार्च 2022 को। ऐसे ही होता है ना कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, अगर मैं 1 अप्रैल 2021 को जो स्टार्ट हुआ तो इसकी एंड डेट 31 मार्च 2022 हुई। ठीक है, इसके बाद हमारा जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। ऐसे होता है ना। फाइनेंशियल ईयर हमारा हो गया, एक ये हो गया 21-22 वाला, और ये हो गया हमारा 22-23 वाला फाइनेंशियल ईयर। अब इनकम टैक्स के हिसाब से हम कैसे चलते हैं, देखो एक पर्सन ने, ठीक है, एक पर्सन ने इस डेट को जो भी अपनी इनकम अर्न करनी स्टार्ट की, इस डेट से लेकर इस डेट तक, मान लो देखो ये नहीं जरूरी है कि वो यहीं पे स्टार्ट करनी है, मान लो कंटिन्यू पिछले काफी टाइम से वो इनकम अर्न कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट से लेकर इस डेट तक उसने क्या कमाया, ये समझो। ठीक है, ये ना माइंड में लेना कि इस दिन स्टार्ट की है, मान लो हो सकता है स्टार्ट यहां पे करे, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कोई, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी कर रहा है तो हम बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर एरिया के इस टाइम में उसने क्या कमाया, इस टाइम में उसने कितनी इनकम अर्न की, हम एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि इस टाइम में उसने क्या कमाया। हो सकता है इसके इन बिटवीन मान लो उसने दिसंबर में कोई काम स्टार्ट किया और अभी चल रहा हो, आगे भी चले, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे इस साल के अंदर अंदर आपने जो भी कमाया, ठीक है, उस जो इनकम है, उस इनकम के रिगार्डिंग आपने इनकम टैक्स को जो रिपोर्टिंग करनी है, आपने टैक्स देना है, आपने रिटर्न्स फाइल करनी है, वो जब ये साल स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल ईयर, जो हम कह रहे हैं 1 अप्रैल 22 से लेकर 23 वाला, 31 मार्च वाला, क्योंकि देखो जब ये साल क्लोज होता है, एक पर्सन को एक्चुअली उसने उस टाइम पीरियड तक क्या कमाया वो तभी पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस साल में आपकी जो भी सारी इनकम रही है उसकी जो डिटेल्स आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है वो आपने इस साल में देनी होती है। एक कॉमन सेंस की बात है, साल खत्म होगा तभी बताएंगे पूरा डिटेल में। हाँ, अगर इस साल के अंदर अंदर हमसे कुछ लेना है, मैं बोलूं अगर 31 मार्च अभी आया ही नहीं है तो डिपार्टमेंट पहले ही मांगे तो वो एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर होगा, है ना, जिसको हम बोल देते हैं कि हमने एडवांस टैक्स जमा करवाया, पहले जमा करवा दिया, क्योंकि हमारी इनकम हमें आइडिया कि इतनी चल रही है तो इतनी कभी और हो जाएगी, तो वो एडवांस टैक्स बेसिस पर हो गया। लेकिन एक्चुअल तो हमें ये साल खत्म होने पर ही पता चलता है ना, तो इसलिए इस साल जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसकी जो रिपोर्टिंग है वो इस साल में की जाती है। अब इस साल में कब तक की जाती है, कौन सी लास्ट डेट्स होती हैं, अभी मैं वो नहीं डिस्कस कर रहा आपके साथ कि रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है, कि इस साल में क्या 31 मार्च 23 तक टाइम रहेगा पिछले साल की रिपोर्टिंग करने का, अभी वो डिस्कशन नहीं हो रही है। अभी सिर्फ ये हो रही है कि इस साल की जो भी हमने डिटेल डिपार्टमेंट को देनी है वो इस साल के अंदर देंगे। तो जो भी साल है जिसके रिगार्डिंग इनकम हम अर्न करके बैठे हैं उसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर, कि ये हमारा प्रीवियस ईयर है। अभी डेफिनेशंस आएंगी हमारे बेसिक चैप्टर में आगे जाके, लेकिन एक बार अभी हमें थोड़ा सा ये जरूरी है, अभी वो डेफिनेशंस तक पहुंचे लेकिन पहले ये थोड़ा बेसिक आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा हमारा ये वाला जो साल है उसको बोला जाएगा ये प्रीवियस ईयर है हमारा।
ठीक है, जिस साल में हम प्रीवियस ईयर की सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो उसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। शॉर्ट में हम PY और AY भी बोल देते हैं कि ये प्रीवियस ईयर है, ये असेसमेंट ईयर। लेकिन एग्जाम में आप शॉर्ट फॉर्म्स ना यूज करो, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, वहां पे पेपर में फुल लिखना ये हमारा असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? जिस साल में हमने ये सारी रिपोर्टिंग वगैरह करनी है, कुछ टैक्स पेंडिंग पड़े हैं वो जमा करवाने हैं, कौन सी साल के? प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर ऐसे ही ये वाला जो हमारा साल है, ठीक है, ये वाला साल मैं कह रहा हूं ये असेसमेंट ईयर है, क्योंकि इस साल में मैं प्रीवियस ईयर का डाटा सारा गवर्नमेंट तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन इन इटसेल्फ इस साल में जो कमा रहा हूं, इस साल में मैं जो भी इनकम अर्न करूंगा उसके बारे में तो गवर्नमेंट को दूंगा ना अल्टीमेटली। वो कब दूंगा? जब इससे अगला वाला साल आ जाएगा। तो इट मींस अब जब इसे नेक्स्ट ईयर आएगा 23 24, तब वो असेसमेंट होगा, हम इसको प्रीवियस बोलेंगे। तो आज ये प्रीवियस है, ये असेसमेंट है। तो अल्टीमेटली हर एक साल असेसमेंट भी होता है और प्रीवियस भी अल्टीमेटली बनता है, क्योंकि जब उसकी इनकम की बारी आएगी तो वो प्रीवियस बोला जाएगा, लेकिन जब उसमें हम प्रीवियस साल के टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो असेसमेंट बोला जा रहा है। समझ गया ना मेरी बात को? तो अभी जस्ट इतना एक बेसिक सा आइडिया कि एक प्रीवियस ईयर है, एक असेसमेंट ईयर है, एक बेसिक अगर आपके माइंड में आइडिया क्लियर है तो चलो हम फाइनेंस एक्ट को आगे समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। देखो, कहते एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस द फाइनेंस बिल। सबसे पहले फाइनेंस बिल आता है, क्योंकि सीधा एक्ट थोड़ी बन जाएगा, उसको पास भी तो करना है। तो हर साल जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो फाइनेंस बिल लेके आते हैं, ठीक है, इन द पार्लियामेंट्स बजट सेशन, जिसको हम बजट बोल देते हैं। व्हेन द फाइनेंस बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कि जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में वो बिल पास हो जाता है, एंड गेट्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट, कि आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास करवाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की यस होगी तो वो जो बिल है वो एक्ट बनेगा, मींस तब जाके उसको बोला जाएगा कि अब ये लॉ बन गया। तो अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड अदर टैक्स लॉज बाय द फाइनेंस एक्ट। तो ये फिर अमेंडमेंट्स का एक रास्ता है हमारे पास, जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि या तो अमेंडमेंट्स एक्ट के थ्रू करो जब फाइनेंस एक्ट आए हर साल, ठीक है। फाइनेंस एक्ट तो हर साल आता ही आता है, बजट आता है वो बिल होता है, बाद में जब पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है हमारे पास। अब उसके बाद दी फर्स्ट शेड्यूल टू दी फाइनेंस एक्ट, अब हमारे फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल की बात की जा रही है कि जो हमारा फाइनेंस एक्ट होता है, जो हमारा फाइनेंस एक्ट है उसका जो फर्स्ट शेड्यूल है। देखो आज आपको आफ्टर क्लास से सारा अपने माइंड में याद रखनी है चीजें, याद मतलब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग, कि हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि आप टैक्स लगा सकते हो। अच्छा, कहां पर लिखा हुआ है 7th शेड्यूल में कि आप कौन कौन सी लिस्ट हैं, फर्स्ट लिस्ट क्या कहती है, एंट्री नंबर क्या थी ना, ये सारी चीजें बेसिकली एक बार अच्छे से गो थ्रू कर ली, फिर नहीं बोलेंगी आपको, फिर नहीं बोलेंगी। और मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि इन चीजों को नॉर्मली बच्चा इग्नोर कर देता है, लेकिन ये इग्नोर करने वाली चीज ही नहीं है। इसके साथ आपको एक अच्छी पावरफुल फीलिंग आती है कि मेरे को एक एक चीज पता है, मेरे को मेरे मॉड्यूल में क्या बताया गया है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट शेड्यूल है फाइनेंस एक्ट का वो क्या कहता है, कंटेन्स 4 पार्ट्स, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। ये टॉपिक ना एक बार फिर से अभी आगे जाके आपके मॉड्यूल में आना है, आज के लेक्चर में नहीं, थोड़े आगे 1-2 दिन के बाद लेक्चर में। तो अच्छा एक चीज और बता दूं, ये भी ना सोचना सारा इनकम टैक्स ऐसे ही, ऐसा नहीं है। जब तक आपको 5, 6, 7 क्लासेस नहीं हो जाती आप जजमेंट नहीं कर सकते ये इनकम टैक्स कैसा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पता चलता है अच्छा यार ये अब मजा आना शुरू हुआ। तो अभी थोड़ा सा चीजें सीखो, बाद में फिर मजा आना शुरू होगा आफ्टर 5-6 लेक्चर्स के बाद, मैं खुद बता रहा हूं आपको, ठीक है। 5-6 भी क्या, अभी 2-3 लेक्चर्स के बाद ही आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स, टैक्स रेट्स क्या होते हैं, इनकम टैक्स लगा के दिखाओ इतनी इनकम के ऊपर, वो हमारा सारा ये बेसिक्स में ही आ जाना है। वहीं से आपको लगेगा कि हाँ अब ठीक है, अब मजा आ रहा है। लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलो, तो जो फाइनेंस एक्ट है फर्स्ट शेड्यूल है उसका, वो 4 पार्ट्स में है, विच स्पेसिफाई द रेट्स ऑफ टैक्स। तो ये हमें टैक्स के रेट्स स्पेसिफाई करता है। क्या बताता है फाइनेंस एक्ट का जो फर्स्ट शेड्यूल है वो 4 पार्ट्स में है, वो हमें टैक्स रेट्स स्पेसिफाई करता है।
टैक्स रेट्स के बारे में। तो जो पार्ट 1 है, देखो अपने मॉड्यूल में ध्यान से देखना, जो पार्ट 1 है, 4 पार्ट हैं उसके। पार्ट 1 क्या कह रहा है, कहते पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, क्योंकि हम बात ही फर्स्ट शेड्यूल की कर रहे हैं कि फाइनेंस एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल है, उसके 4 पार्ट हैं। तो जो पार्ट 1 है ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट, वो कौन से रेट्स बताता है, स्पेसिफाई द रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि असेसमेंट ईयर क्या है, जो प्रीवियस ईयर में हमने इनकम अर्न की है उसका जो भी हिसाब किताब गवर्नमेंट को देना है वो असेसमेंट ईयर में दिया जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट 2021 कहते कि अगर हम फाइनेंस एक्ट, अब यहां पे हमारे मॉड्यूल में जो एग्जांपल चल रही है उसके अकॉर्डिंगली अगर फाइनेंस एक्ट 2021 की बात करें, फाइनेंस एक्ट 2021 की बात करें तो देखा जाए प्रैक्टिकली फाइनेंस एक्ट 2021 के अकॉर्डिंगली वो क्या कह रहे हैं, स्पेसिफाइज द रेट्स ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 21 एंड 22। मतलब आपका जो असेसमेंट ईयर 2021 और 22, जब अब आप ये देखोगे कि मैं असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूं, 21 22 असेसमेंट ईयर की, कि जब ये वाले असेसमेंट ईयर की बात की जाए तो इट मींस प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2020-21, कि एक पर्सन ने इस प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम अर्न की है 2020-21 में, तो उसको इसका सारा हिसाब तब इस साल में देना है 21-22 में, ठीक है। तो इट मींस जो फाइनेंस एक्ट 2021 का फर्स्ट पार्ट है वो हमें सारे रेट्स बताएगा कि इस असेसमेंट ईयर में आपने इस साल का जो भी हिसाब किताब देना है, कोई टैक्सेस वगैरह देने हैं, तो वो कौन से रेट्स हैं। ऐसी अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, अगर मैं बात करूं हमारे फाइनेंस एक्ट 2022 की, वो हमें किसके बारे में बताएगा, पहले बजट है फिर वो एक्ट बनेगा ना, वो किसके बारे में बताएगा, तो वो हमें असेसमेंट ईयर 2022-23 के असेसमेंट ईयर में आपने जो आपका प्रीवियस ईयर 2021-22 रहा है उसकी इनकम के ऊपर जो टैक्स देना है उसके रेट्स बताएगा। आई होप थोड़ी कंसेंट्रेशन के साथ दोबारा भी जब रिवाइज करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बात है, लेकिन सिंपल है, देखो, है ना। अच्छा, पार्ट 2 की बात की जाए, स्पेसिफाइज द रेट्स एट विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। जो पार्ट 2 है, देखो आपने सुना होगा टीडीएस वर्ड, कि मेरी इनकम में से टैक्स कट गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं, कि उस पर्सन को इतनी इनकम मिली, मान लो कई बार होता है कि बैंक ने टैक्स काट लिया, हमने एफडी करवाई हुई थी उसका जो इंटरेस्ट आया उसके ऊपर टैक्स कट गया, टीडीएस बोल दिया जाता है, टिक्के टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वो टैक्स किस रेट पे काटना है, कहते हैं जो पार्ट 2 है वो क्या स्पेसिफाई करता है, रेट्स एट विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, कि जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चलेगा उसके ऊपर जो टैक्स कटना है टीडीएस वो किस रेट पे कटेगा, अकॉर्डिंगली पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट 2021। यहां पे 21 फाइनेंस एक्ट की एग्जांपल चल रही है तो मैं उसके हिसाब से आपको समझा देता हूं। स्पेसिफाई द रेट्स एट विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। देखो मैं आपको थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। फाइनेंस एक्ट की बात हो रही है 2021 की, ठीक है। अब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, ये फाइनेंशियल ईयर है। अगर मैं बात करूं इस फाइनेंशियल ईयर को, हम बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, अभी स्टडी छोड़ दो 2 मिनट के लिए। अगर मैं बोलूं कि ये हमारा असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या हुआ कि जो आपने प्रीवियस ईयर में अर्न किया, अब आपका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2020-21। आपने इस साल में जो भी इनकम अर्न करनी है, ठीक है, उस इनकम के ऊपर आपको जो टैक्स देना है इस साल में, इस साल में जो आपको टैक्स देना है, तो उसके जो रेट्स हैं कि आपको इस साल में असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम पर जो टैक्स देना है उसके जो रेट्स हैं
वो आपको पार्ट 1 बताएगा। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा पार्ट 1। इसका पार्ट 2 क्या बता रहा है? पार्ट टू ये बता रहा है कि ये तो चलो फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा, ये असेसमेंट ईयर बोला जा रहा है पिछले साल की इनकम के लिए, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो हम कमा रहे हैं, मान लो मेरे को कहीं से जो जो इनकम्स आ रही हैं, इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो 2022-23 होगा इन इटसेल्फ। इस साल के अंदर जो हमने इनकम्स कमानी है, हो सकता है, क्योंकि देखो हमारे पास जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसका प्रॉपर हमारे सिलेबस में चैप्टर है हमारे 3rd मॉड्यूल में, कि अगर ये इनकम है तो अगर वो अमाउंट उस इनकम की इस वैल्यू से एक्सीड कर रही है, तो जो भी पर्सन आपको वो इनकम दे रहा है उसको वहीं पर टैक्स काट के फिर आपको बैलेंस अमाउंट देनी है। ठीक है, टैक्स वहीं पर कट जाता है। तो अगर इस साल में आपको कोई इनकम आनी है, ठीक है, जब मान लो आप किसी को दे रहे हो, मान लो आप किसी को सैलरी दे रहे हो, तो आपने उसके ऊपर टैक्स काटना है। ठीक है, ठीक है, इस साल के अंदर जो भी कमाया जाएगा उसका अल्टीमेटली टैक्स का हिसाब किताब तो अगले साल जाके होगा असेसमेंट ईयर में, लेकिन इस साल के अंदर अंदर आपको जो भी इनकम्स आ रही हैं, अगर उसके ऊपर टीडीएस लग रहा है, वो टैक्स काटना है, वो कहां पे बताया गया है? वो पार्ट 2 बताता है। पार्ट 1 क्या बताता है कि इस साल में जो पिछले साल की इनकम है आपने जो उसके ऊपर टैक्स देना है, वो पार्ट 1 बताएगा। 2 क्या बताएगा कि इस साल में जो आपको इनकम्स आनी है जिसके ऊपर टीडीएस कटना है, तो वो जो टीडीएस के रेट्स हैं, टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, तो वो आपको इसका पार्ट 2 बताता है फाइनेंस एक्ट का। ठीक है, पार्ट 3 क्या बताएगा? रेट्स फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, कि सैलरीज के केस में क्या टैक्स डिडक्ट करना है, वो आपको पार्ट 3 बताएगा। पार्ट 3 क्या बताएगा? सैलरीज के केस में, कि कोई पर्सन एम्प्लॉय है, ठीक है, जहां आप एम्प्लॉयर हो, सैलरी दे रहे हो, तो कितना आपने टैक्स काटना है। एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स भी हमारे सिलेबस में है, 3rd मॉड्यूल में आएगा। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि मैं आपको जैसे पहले भी बता रहा हूं कि ठीक है, प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स हम असेसमेंट ईयर में बोल देते हैं कि देना है, लेकिन अगर आपकी इनकम ज्यादा है उसके ऊपर एक टैक्स की लिमिट है। मैं अभी लिमिट नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि अभी वो दूर है चैप्टर्स हमारे। हमें ये देखना पड़ता है कि अगर वो लिमिट एक्सीड हो रही है तो ये नहीं कि असेसमेंट ईयर आने की वेट करो तब टैक्स जमा कराएंगे, हमें साथ साथ इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स जमा करवाना पड़ता है। हाँ, एक्चुअल जो भी हिसाब किताब होगा वो चाहे असेसमेंट ईयर में जाके किया जाएगा। मतलब अगर किसी बंदे ने इस साल में अपनी एक टैक्स की अमाउंट को एक्सीड किया है, उसने इस साल के अंदर भी टैक्स जमा करवाया होगा। सेम ऐसे ही ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसका असेसमेंट ईयर तो अभी यहां पे जाके आएगा, तो इस साल के अंदर जो इनकम अर्न की है उसके ऊपर उसने एडवांस टैक्स जमा करवाया होगा साथ साथ। ठीक है, आप कभी देखना नॉर्मली एफएम पे ऐड आती है या टीवी में ऐड आती है कि आप अपना एडवांस टैक्स जमा करवा दीजिए, है ना, तो वो रेट्स जो हैं वो पार्ट 3 में बताए जाते हैं कि सैलरीज के ऊपर टीडीएस काटने के और कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स के। और जो पार्ट 4 है वो गिव्स द रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चरल इनकम। तो अभी ये पूरा का पूरा पार्ट आपका जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके 4 पार्ट हैं, ये भी एक बार फिर से दोबारा आगे जाके आएगा। तो मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा कि एक बार आप बेसिकली रीड कर लेना, लेकिन जब दोबारा आएगा, इतना मैं श्योर हूं, तब तक आपका एक आधा और जो लेक्चर हो चुका होना है, आपका माइंड और क्लियर हो जाएगा टैक्स में। तो जो यहां पे डिस्कस हुआ मैं ये इंक्लूड करके दोबारा सारा उसमें जो एड ऑन है वो डिस्कस करूंगा ताकि आपको सुपर क्लैरिटी हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद। देखो हमारा ये फाइनेंस एक्ट तो हो गया कि फाइनेंस एक्ट के 4 पार्ट हैं। अगर ये ना भी पता चलेगा पार्ट 1 पार्ट 2 क्या कहता है तो भी टेंशन ना लेना अभी। ठीक है, मैं अभी आपको सारा दोबारा मैंने डिस्कस करना है। तो फाइनेंस एक्ट के बाद हमारे पास आ जाते हैं रूल्स 1962। अब रूल्स क्या है, रूल्स क्या बताते हैं? ठीक है, एक तो हो गया एक्ट, एक हमने पढ़ा इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर फाइनेंस एक्ट जो हर साल बिल के थ्रू बनता है। अब रूल्स क्या है? क्योंकि एक सिस्टम को चलाने के लिए रूल्स होने चाहिए, तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है, इज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम सीबीडीटी बोल देते हैं। कई जगह पे आपको टर्म मिलेगी सीबीडीटी। सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी डायरेक्ट टैक्सेस की, वो कौन लुक आफ्टर करता है कि ठीक चल रहा है सारा सिस्टम? वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस।
तो सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स। तो अब सीबीडीटी के पास पावर है किस चीज की, कि रूल्स बनाओ। किस पर्पज के लिए, फॉर कैरिंग आउट द पर्पजेज ऑफ द एक्ट, कि एक्ट के जो पर्पज हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं क्या, जिस पर्पज के लिए एक्ट बनाया है वो अपना उसका पर्पज पूरा हो रहा है, उसके लिए रूल्स बनाएगा कौन, सीबीडीटी। फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, CBDT frames rules from time to time. These rules are collectively called इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो ये सारे जो रूल्स हैं कलेक्टिवली, इनको क्या बोला जाता है, इनकम टैक्स रूल्स 1962। ठीक है। रूल्स आल्सो हैव सब रूल्स, प्रोवाइजोज, एक्सप्लेनेशंस। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि एक सेक्शन है ना, उसके साथ कोई सब सेक्शन है, चाहे क्लॉज है, कुछ भी है, तो आगे उनकी प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। सेम उसी फॉर्म में जैसे सेक्शन का कोई सब सेक्शन होता है, सेम ऐसे ही सब रूल भी होते हैं। ठीक है। प्रोवाइजो भी हो सकती है, प्रोवाइजो पता है एक्सेप्शन, कोई मॉडिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन भी पता है, क्लैरिफिकेशन साथ में दी होती है। तो प्रोवाइजो टू ए रूल, सब रूल। अब प्रोवाइजो आपको ऑलरेडी पता है क्या, वही देखो दोबारा आएगा, क्या होता है, स्पेल्स आउट द एक्सेप्शन टू द लिमिट्स, कंडीशंस, guidelines, basis of valuation as the case may be, spelled out in the rule sub rule। तो ये एक एक्सेप्शन हो जाती है उस चीज को लेकर। द एक्सप्लेनेशन गिव्स क्लैरिफिकेशन, ये वही रिपीटेड चीज आ गई। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट अलोंग विद इनकम टैक्स एक्ट 1961 दीज रूल्स शुड आल्सो बी स्टडीड, कि आपको रूल्स पता होने चाहिए कि रूल्स की साथ में क्या इंपॉर्टेंस है। वो मैं जहां जहां चैप्टर में जहां जहां कोई रिक्वायरमेंट होगी मैं आपके साथ स्पेसिफिकली डिस्कस किया करूंगा कि देखो यहां पे इस सेक्शन के साथ हमें इस रूल का भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो अभी तो सिर्फ बेसिक्स चल रहा है कि ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं। हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, हमारा फाइनेंस एक्ट आता है हर बार, फिर हमारे पास रूल्स हैं जो सीबीडीटी ने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस, अब ये क्या होते हैं, आप कहीं पर पढ़ोगे लिखा होगा सर्कुलर नंबर दिस, कि ये नोटिफिकेशन आई है जी, नोटिफिकेशन आ गई है। अब पता तो हो सर्कुलर क्या है, नोटिफिकेशन क्या है। ठीक है। कहते सर्कुलर्स आर इशूड बाय द सीबीडीटी। अब पहले तो यही आ गया, सर्कुलर कौन इशू करेगा, सीबीडीटी। ठीक है। ऊपर आया था रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, सीबीडीटी के पास। ठीक है। तो सर्कुलर्स आर इशूड बाय सीबीडीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्यों, टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड टू क्लैरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। कि कहीं पर मान लो हमारा जो एक्ट चल रहा है उसमें किसी को कोई प्रोविजन है, उसका स्कोप कि कहां तक ये रूल लगना है, कौन कौन सी चीजें इसमें कवर होंगी, मतलब कहीं पर कोई कंफ्यूजन आ रही है, डाउट आ रहा है, तो वहां पे हो सकता है सीबीडीटी का कोई सर्कुलर हो जो उस चीज के बारे में बताए कि इस यहां पर इसका जो स्कोप है वो यहां तक लिमिटेड है या यहां तक एक्सपेंड होगा, वो सर्कुलर में बताया जाएगा। ठीक है। एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो इसके लिए सीबीडीटी सर्कुलर निकालती रहती है। उसके बाद सर्कुलर्स आर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स एंड और असेसी। अब मैं असेसी का भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे इनकम टैक्स, ये असेसी की डेफिनेशन भी प्रॉपर आएगी। जैसे अभी प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, इवन पर्सन में कौन कौन आ जाते हैं। ठीक है। ये सब अभी आके हमारा आगे एक दो लेक्चर्स में कवर होना है नेक्स्ट में। तो ऐसी असेसी क्या है, मान लो आप इनकम अर्न करने के बाद आपने इतनी इनकम अर्न की हुई है कि आपको अब टैक्स जमा करवाना है, तो आप इनकम टैक्स की लैंग्वेज में, अगर मैं शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में बात करूं, आप असेसी हो। आपने टैक्स वगैरह की मान लो डिटेल्स देनी है डिपार्टमेंट को, आपको कोई नोटिस आ गया है या नहीं भी आया, आपको पता है कि मेरी इनकम एक्सीड की है लिमिट को, इट मींस आप असेसी। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं। तो सर्कुलर्स आर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स एंड और असेसिस, कि जो सर्कुलर्स हैं, पहले तो ऊपर हमने ये देख लिया कि क्लैरिफाई करते हैं, कोई डाउट्स हैं स्कोप को लेकर, मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजंस को लेकर। बाकी ये हमारे जो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हैं, जहां हम लोग हैं, असेसी है ना, तो ये सबको गाइड करने के लिए आते हैं।
गाइड ही हो गया ना। देखो बेसिकली कि अगर हमें लॉ की प्रोविजन में कुछ नहीं समझ आ रहा तो हमें लगा सर्कुलर पढ़ लो, उसमें उन्होंने कुछ बताया हुआ है इसके बारे में, वो पढ़ा, हमें समझ आ गया तो गाइडेंस मिल गई। डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द सर्कुलर, कि डिपार्टमेंट को जो सर्कुलर है उसके थ्रू बाउंड किया गया कि आपको ये चीज फॉलो करनी करनी है। वाइल सच सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन दी असेसी, असेसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर्स, तो जो उनको बेनिफिशियल लगते हैं आप उनकी एडवांटेज ले सकते हो, बाकी आप बाउंड नहीं हो। हाँ, डिपार्टमेंट को जो सर्कुलर में आ गया वो मान नहीं पड़ेगा। अब आ गया इसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशंस, के नोटिफिकेशंस क्या होते हैं। देखो हमारे जो कंपोनेंट्स चल रहे थे, इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, साथ में क्या था, नोटिफिकेशंस। तो सर्कुलर के साथ अब नोटिफिकेशन क्या है कि नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन इशू कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। द सीबीडीटी इज आल्सो empowered टू मेक एंड amend रूल्स फॉर द पर्पसेस ऑफ द एक्ट बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन। जो सीबीडीटी है वो भी अपने रूल्स वगैरह को अमेंड करने के लिए या फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन, वो भी नोटिफिकेशन इशू करते हैं विच आर बाइंडिंग ऑन बोथ डिपार्टमेंट एंड असेसी। तो ये जो नोटिफिकेशंस हैं वो डिपार्टमेंट पर भी बाइंडिंग है और असेसी पर भी बाइंडिंग है। लेकिन जो सर्कुलर्स थे वो डिपार्टमेंट पर तो, ऑफिसर्स पर तो बाइंडिंग थे, लेकिन असेसी जहां बेनिफिशियल है वहां उसका बेनिफिट ले सकता है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पे दो चीजें डिस्कस हुई हैं, ध्यान से रीड करना, कि अगर तो हम बात कर रहे हैं इशू करिए सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्यों इशू करती है, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कि अपने एक्ट की प्रोविजंस को इफेक्ट देने के लिए नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, तो अगर सीबीडीटी की बात की जाए तो उसके पास भी पावर है टू मेक एंड अमेंड रूल्स, के रूल्स जो, क्योंकि सीबीडीटी रूल्स बनाती है उसको अमेंड करने की, फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशंस व्हिच आर बाइंडिंग ऑन बोथ डिपार्टमेंट एंड असेसीज। ठीक है, अब इसके बाद आ गया हमारे पास केस लॉस। अब आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया, रूल्स बना दिए, हर साल चेंजेस लेके आती है, तो क्या इसके बावजूद भी जो वहां एक्ट में प्रोविजन है, जो सेक्शन कह रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को उसको लेकर? क्या कोई इशू नहीं क्रिएट हो सकता? बिल्कुल हो सकता है कि मान लो मुझे लग रहा है ना जी मेरे हिसाब से तो ये ऐसे ही है, आपने ऐसे लिखा है लेकिन वो हर बंदे को पढ़ने में ऐसे लग रहा है, मैं ऐसे ही मानूंगा। अब वहां पर मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं जी ऐसे नहीं है, अब इस चीज को लेकर हमने केस फाइल कर दिया, हमने केस लगा दिया, हम कोर्ट चले गए मान लो। अब वहां पे फिर हमारे पास कोर्ट के डिसीजन होंगे, तो वहां पे केस लॉज आ जाएंगे कि कोर्ट क्या डिसाइड करती है। तो केस लॉज रेफर टू डिसीजन गिवन बाय कोर्ट्स, क्योंकि जहां पे भी लॉ है वहां पे लोगों का झगड़ा तो आएगा ही आएगा कि ये ऐसे ही नहीं ऐसे है, ऐसे ही नहीं ऐसे है। तो द स्टडी ऑफ केस लॉज इज एन इंपॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ, कि इसलिए जब आपने पूरा इनकम टैक्स समझना है तो आपको बहुत सारे एरियाज में कोर्ट के क्या डिसीजन आ चुके हैं ऐसे मैटर्स को लेकर। जैसे मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आया कल को, ठीक है, क्लाइंट को आपने जो एडवाइस दी कि ये सेक्शन ऐसे कह रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से मान लो क्लाइंट को लग रहा है कि ये तो जी इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, और आपने भी ध्यान से देखा कि हाँ ये सेक्शन में कहीं ना कोई कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट वाली सिचुएशन है, तो ये थोड़ी है कि आप सीधा केस फाइल कर दोगे, ऐसे नहीं, हमने ऐसे नहीं मानना। पहले आप देखोगे कि ऑलरेडी मेरी जो ज्यूरिस्डिक्शन है, मान लो हम जिस भी एरिया में, सिटी, स्टेट में रह रहे हैं, वहां पे जो कोर्ट हमारे ऊपर, जिस ज्यूरिस्डिक्शन में हम आ रहे हैं, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं फिर तो ऑल ओवर इंडिया कवर हो गया। क्या ऑलरेडी कोर्ट में कोई ऐसा केस गया है, वहां पे क्या डिसीजन आया था जजेस का, वो डिसीजन जो है हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए हमें वो केस लॉज भी देखने पड़ते हैं बहुत सारी एरियाज में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि चलो ठीक है इसमें इशू है तो उठा के केस फाइल कर दो। अगर ऑलरेडी आपके पास केस लॉ है चीजों को समझने के लिए तो आप उनको भी अंडरस्टैंड करो। आपने देखा होगा नॉर्मली सीएस की ऑफिस में मोटी मोटी बुक्स पड़ी होती है, नंबर डाले होते हैं ऊपर, है ना, उसमें केस लॉज वगैरह दिए होते हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट टू कंसीव एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल इश्यूज दैट मे अराइज इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी एक्ट, कि जब वो कोई एक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है तो ऐसे नहीं हो सकता है पार्लियामेंट 100% आइडियाज ले ले कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो तो अल्टीमेटली एप्लीकेबल होने के बाद आनी ही आनी है। तो हेंस द जुडिशरी विल हियर द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेसेस
एंड द डिपार्टमेंट एंड गिव डिसीजन ऑन वेरियस इश्यूज। तो इसलिए असेसी में और डिपार्टमेंट में जहां भी फिर इशू आता है फिर वो कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट डिसाइड करता है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री एंड द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड। मतलब वो हर जगह पे फिर एप्लीकेबल इंडिया में। द डिसीजंस गिवन बाय वेरियस हाई कोर्ट्स विल अप्लाई इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स इन विच सच हाई कोर्ट्स हैव ज्यूरिस्डिक्शन। कि अगर एक पर्टिकुलर जो हमारे एरिया में हाई कोर्ट जहां पे केस फाइल होगा, तो जहां जहां भी ज्यूरिस्डिक्शन है उस हाई कोर्ट के अंदर, उस हाई कोर्ट का डिसीजन उस ज्यूरिस्डिक्शन में एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया फिर तो वो ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल रहेगा। फिर हमें ये सोच के चलना पड़ता है। बाकी मैं आपको इतना बता दूं, हमारे सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा इंटर में रेलिवेंसी नहीं है केस लॉज की। हाँ, फाइनल में आपको केस लॉज को काफी इंपॉर्टेंस साथ में अपने सिलेबस के पार्ट में देनी पड़ती है। तो ये नीचे नोट भी दिया हुआ है कि केस लॉज आर डील्ड विद एट फाइनल लेवल। तो ये हमारा था आज का जो बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको सारा दिया कि कैसे कैसे सिस्टम है ना। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट क्यों टैक्स लेती है, कैसे लगता है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, गवर्नमेंट क्यों लेती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देखी। उसके बाद क्या ऐसे जब मर्जी टैक्स लगा दो, क्या पहले कोई लॉ होना चाहिए? होना चाहिए। लॉ कौन बनाएगा, कौन से मैटर्स पर किसके पास पावर है लॉ बनाने की, हमने ये डिस्कस किया। फिर हम आगे इनकम टैक्स एक्ट क्या है, ये प्रोवाइजोज क्या है, सबसेक्शंस, ये सारा एक्सप्लेनेशंस वगैरह हमने डिस्कस किया। फिर हम फाइनेंस एक्ट के में अंदर चले गए, वहां पे 4 पार्ट देखे जो मैं आपको कह रहा था। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोशिश करना अगर आपको ओके लगा, वरना अभी ये आगे फिर से एक बार डिटेल में पूरा टॉपिक आपका चैप्टर 1 में मॉड्यूल में ही आना है, तो वहां जाके दोबारा डिस्कस होना है जहां तक आपका माइंड इन चीजों को और अडॉप्ट कर चुका होगा और फिर और बेटर क्लैरिटी होगी। ठीक है, सिर्फ कहने का मतलब ये प्रेशर ना लेना कि मैं अभी और कैसे समझूं, मेरे को इससे ज्यादा नहीं समझ आ रहे, एक बार और आएगा भी। उसके बाद हमारा आगे बढ़े, ये रूल्स क्या हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशंस क्या हैं, ये केस लॉज क्या हैं, ये सारा हमने आज देखा। तो आज आपकी ड्यूटी इतनी है, इतने एरिया को अच्छे से गो थ्रू कर लेना कि बस आपको पता हो कि हाँ मेरे को ये चीजें मेरे माइंड में हैं अब, कि रूल्स कौन बनाता है, सर्कुलर्स कब आते हैं, कैसे आते हैं, किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, नोटिफिकेशंस का क्या सिस्टम है, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो फर्स्ट लेक्चर आज हमारा क्लोज करते हैं एंड आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी हुई होगी। रिवीजन करना, अपने माइंड में चीजों को बिठाना जितना बिठा सकते हो। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।